हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जीवों का विकास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इसमें से क्या है, कुछ जीवों के बारे में हमें परिचित है और कुछ जीवों के बारे में हमने सुना है। साथ में क्या बोल रहे हैं, ऐसे जीव जो विलुप्त हो गए हैं उनके अवशेषों और जीवाश्म से उनके होने का पता होता है। मतलब नॉर्मल से क्या बोल रहे हैं, कुछ जीवों के बारे में हम लोगों ने सुना है, कुछ जीवों को हम लोगों ने देखा है, और कुछ जीवों के बारे में जिनको सुना है ना, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, उनके अवशेषों और जीवाश्म से पता चलता है। उसके बाद आगे से क्या बोल रहे हैं, इन्हीं में से एक कौन सा था, आपका डायनासोर था। डायनासोर का नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा। नॉर्मल से आपके जो दादा दादी हैं उन्होंने आपको बताया होगा डायनासोर कैसे रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में की कई जगहों पे इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं। कि जैसे कि कहाँ पे हैं, जो आपके जबलपुर के लोमटा घाट है, यहाँ पे क्या है, डायनासोर के अवशेष मिले हैं। साथ में नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नर्मदा घाटी के पास कई जगहों में इनके प्राकृतिक आवास रहा है। मतलब नर्मदा घाटी के पास क्या किए थे, जो डायनासोर रहते थे उनके आवास का भी पता चला है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी पर नेक्स्ट बोल रहे हैं, हमें पृथ्वी पर अलग अलग, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर इनके अवशेष मिल रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे। ये लगभग 2000 से क्या था आपका, 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। अब कुछ डायनासोर क्या थे, छोटे थे। अब जो छोटे डायनासोर थे उनके साइज कितना था, अराउंड 50 सेंटीमीटर का था। जो कि बड़ा डायनासोर है वो लगभग कितना था, 40 मीटर तक का आपका बड़ा होता था। इसमें से कुछ क्या थे, मांसाहारी थे, तो कुछ क्या होते थे, शाकाहारी थे। तो कई दो पैरों पर चलने वाले थे, तो कई क्या थे आपके चार पैरों पर चलने वाले, तो कुछ उड़ने वाले थे। तो नॉर्मल से क्या बोल रहे हैं, 2000 से लेके 600 लाख साल पहले क्या था, डायनासोर का राज था। इसमें से कुछ डायनासोर क्या थे, छोटे थे। जैसे छोटे थे उनका साइज कितना था, अराउंड 50 सेंटीमीटर तक था। और कुछ बड़े थे जिनका साइज कितना था, 40 मीटर तक का उसके बड़े होते थे। और इन्हीं डायनासोर में से कुछ क्या थे, शाकाहारी होते थे और कुछ मांसाहारी होते थे। तो कुछ दो पैरों पे चलने वाले होते थे, कुछ चार पैरों पे चलने वाले होते थे, तो कुछ डायनासोर उड़ सकते थे। ये सिंपल से बोल रहे हैं। उसके बाद डायनासोर के समय में और उससे पहले क्या प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिसमें से कुछ इस प्रकार है, शैवाल है, फर्न है, मर्श है, साइकस है और गीको है। तो ये सारे पौधे क्या है, जो डायनासोर थे उस काल से पहले भी पाए जाते थे, उस टाइम में भी पाए जाते थे और अभी भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ जानवर है, जैसे स्तनधारी, जैसे चूहा और आपका तिलचट्टा कॉकरोच है। ये डायनासोर के टाइम में भी पाया जाता था और अभी भी पाए जाते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आज पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप माना जा सकता है। वो इस प्रकार से सूची लंबी हो जाएगी। मतलब जो पक्षी है ना, उसको क्या बोलते हैं, अभी डायनासोर का छोटा रूप मानते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं, डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी तथा अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। आज के समय में ऐसी प्रजातियां जैसे मनुष्य, हाथी डायनासोर के युग में नहीं थे। अब सिंपल से क्या बोल रहे हैं, जब डायनासोर थे तो उस टाइम में क्या थे, कुछ ऐसे जीव पाए जाते थे जो उस टाइम में थे और अभी भी पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे जीव हैं जो उस समय पे नहीं पाए जाते थे बट अभी पाए जाते हैं। जैसे कि कौन सा, जैसे मनुष्य उस टाइम में नहीं पाया जाता था, अभी पाए जाते हैं। और हाथी भी उस टाइम में नहीं पाया जाता था, तो अभी पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जरा सोचिए ऐसे क्या हुआ होगा, कैसे कैसे नए जीव बने होंगे, जीवों में परिवर्तन कैसा आया। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेजेस में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या है आपका, जीवों का विकास। नेक्स्ट क्या है, जीवों का विकास और आवास और उसका प्रभाव देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, पिछली कक्षा में प्राकृतिक आवास अध्याय अध्याय से यह जाना था कि किसी भी जीव के आवास उसकी बुनियादी जरूरत की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। मतलब कोई भी जीव है, जीव को क्या करना है, विकास करना है, तो उसको तीन मूलभूत चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, उसको भोजन चाहिए, प्रजनन चाहिए और सुरक्षा चाहिए। जिसके रीजन से वो क्या करेगा, अपने आप को वो जीव ग्रो कर पाएगा, मतलब वो अपना विकास कर पाएगा। आवास आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अब मतलब ऐसे जीव जिनको क्या मिलेगा, जितना से जितना अधिक आवास मिलेगा और जो वातावरण के साथ अच्छे से ढल पाएगा, वही जीव क्या करेगा, विकास करेगा। और जो भी जीव क्या करेगा, जो आवास के उनको संसाधन कम मिलेगा या फिर
जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार अपने आप को नहीं बदलेगा तो वो विलुप्त हो जाएंगे, जैसे डायनासोर की कंडीशन में हुआ था। हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो कुछ तेजी से क्या हो रहा है, घट रही है। जैसे कि देश में बाघों की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। और ऐसा ऐसा ही बाज, सोन चिड़ैया तथा कई अन्य जीवों के साथ भी हैं। ठीक इसके विपरीत जो मनुष्य की संख्या है इतनी ज्यादा है कि मनुष्य को आवास के संसाधनों में कमी होने लगी है। मतलब जो भी अभी जस्ट पिछला बताया था, जो भी जीव है वो विकास कब करेगा, जब उनको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलेगा, संसाधन मिलेगा और वो प्रकृति के अनुसार अपने ढाल पाएगा तो वो क्या करेगा, उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा, मतलब उतना ही ज्यादा विकास करेगा। जबकि इसकी जस्ट विपरीत क्या हुआ, जिनको संसाधन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, विलुप्त होने के कगार पे आ जाएंगे। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी से बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है, तो ये क्या होगा आपका हाँ, क्योंकि मनुष्य अपने संसाधन की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, जंगलों को कटाई कर रहे हैं, जिससे जो जानवर है उनके जो क्या है आवास है उसपे कमी हो रही है। तो इसको क्या हो गया, मनुष्य की बढ़ती आबादी के कारण क्या है, बाघों की संख्या में कमी हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि जीवों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा, अगर जीव, तो इसका आंसर आगे देखेंगे कि अगर जीवों की वृद्धि ज्यादा हुई तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आगे देखेंगे। तो इस प्रकार के जीवों के आवास एवं संसाधन में उसकी उत्पत्ति और विलुप्तता विलुप्तता या बदलाव एक कारण हो सकता है। क्या किसी प्रजाति के जीवों की संख्या वृद्धि जितनी तेजी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे, यह जानने के लिए निम्न ग्राफ का उपयोग यह ग्राफ करेंगे। यह ग्राफ 1980 के दशक में किया गया था किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि और उसके खाद्य मात्रा की तुलनात्मक अध्ययन के लिए। तो चलिए ग्राफ को देख लेते हैं, ग्राफ क्या शो कर रहे हैं हमारा। तो देखो समय है, समय बढ़ रहे हैं तो समय के साथ क्या बढ़ रहा है, आपका जो खाद्य संसाधन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट देखते हैं ये क्या, जनसंख्या को देखते हैं तो जो जनसंख्या है वो समय के बढ़ने से क्या हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे हैं मतलब जो जितना जनसंख्या तेजी से बढ़ रहे हैं उतना तेजी से क्या है आपका खाद्य संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। इसके कारण से क्या होगा, अब खाद्य संसाधन की कमी होगा, तो उसका पूर्ति कैसे होगा उसको आगे देख लेते हैं। तो इससे इसमें कुछ क्वेश्चन भी है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ग्राफ देखिए और बताइए क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर समान है, तो समान यहाँ पे नहीं था क्योंकि जो खाद्य संसाधन था वो कम बढ़ रहा था, जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा था। इसमें से किसके बढ़ने की दर ज्यादा है, तो किसकी बढ़ने की दर ज्यादा था, जनसंख्या के बढ़ने की दर ज्यादा था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवों का विकास देख लेते हैं। वैज्ञानिक का मानना था कि जनसंख्या में अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होती है तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होगा। सिंपल से अगर किसी की जनसंख्या बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है तो खाद्य संसाधन तो लिमिटेड है तो उसको उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इस स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व, लड़ाई और तथा कुछ जीव मर जाएंगे तो कुछ बच जाएंगे। इस तरह से जीवों की संख्या वृद्धि नियंत्रित रहता है। अब देखो सिंपल से जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो खाद्य संसाधन की कमी होगा, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक आपदा होगा या फिर उन जीवों में आपस में क्या होगा, लड़ाई होगा, द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व होगा तो उसमें से कुछ जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और कुछ जीव बच जाएंगे, तो इसी को बोल रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो जनसंख्या वो नियंत्रित हो जाएगा, तो इसी को बोल रहे हैं। क्या क्या जो जीव बच जाते हैं उसमें कुछ विशेषता होती है, तो हाँ बिल्कुल उसमें कुछ विशेषता होगी, वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल क्या करेगा, ढालेगा और वो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा, तो वही जीव क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्या जीवों की प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो हाँ उसका क्या करेगा, प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्या डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे भी ऐसा कोई कारण था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डायनासोर था उनके विलुप्त होने का कारण क्या था। तो जो पृथ्वी था ना, पृथ्वी में क्या हुआ, जो मैक्सिको है, मैक्सिको में एक आपका एस्ट्रोनाइट गिरा। एस्ट्रोनाइट गिरा तो इससे क्या हुआ, बहुत अमाउंट में क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुआ। और ऊर्जा उत्पन्न हुआ तो इससे क्या कर लिया, जो पृथ्वी के चारों ओर एक धूल के गैसों का क्या हो गया, गैसों का बादल बन गया। अब गैसों का बादल बना तो जो सूर्य की किरण है वो यहाँ पे पृथ्वी पर नहीं पहुंच रहा था। अब पृथ्वी पर नहीं पहुंचा तो यहाँ पे जो भी क्या थे, पौधे थे जो डायनासोर खाते थे, वो सब पौधों को क्या हुआ, सूर्य की रोशनी नहीं मिली तो वो सब मर गए। अब पौधे नहीं मरे खाने के लिए तो डायनासोर के पास कुछ नहीं बचा, तो वो भी धीरे धीरे से क्या हो गया, डायनासोर विलुप्त हो गया। ये मेन कारण था आपके डायनासोर विलुप्त होने का। अब कई वैज्ञानिकों ने इस दिशा में सोच रहे थे, साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्राकृतिक जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या सभी जीव पृथ्वी पर वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए
या फिर प्रकृति के बीच बचे जीव में से बदलाव आते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। तो इसमें से जो प्राकृतिक रूप से कहीं से डाल दिया गया है ये आपका गलत है। जो पिछला जो जीव बचे रहते हैं ना उसी में धीरे धीरे वातावरण के अनुसार क्या होता है बदलाव आता है। बदलाव आने से क्या होता है जो नए जीव है उनकी उत्पत्ति होती है। मतलब ये बोल सकते हैं जो पुराने जीव, तो नए जीव कहाँ से आते हैं जो पुराने जीव है उसी में वातावरण के अनुसार कुछ परिवर्तन होगा जिससे नए जीव बनते हैं। इसी को बोल रहे हैं जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कोशिका पुनरावृत्ति कोशिकाओं के उत्पन्न होते हैं और इन्हीं से बहुकोषीय जीवों का बनता है। मतलब क्या होता है जो पुराना कोशिका है उसी टूट के नए कोशिका बनते थे, उसी टाइप से पुराने जीव से नए जीव बनते हैं। उसी समय में कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिक ने चार्ल्स डार्विन तथा एल्फ्रेड रेसल वेलेस थे। इन्होंने क्या बोला था, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। आइए उनके